पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला। आप सभी बच्चों का यूपीएससी वाला पर बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला को आप सभी ने बहुत प्यार दिया और हमारी पूरी टीम इसके लिए शुक्रगुजार है। आप सभी की भारी डिमांड पर यूपीएससी वाला लॉन्च करने जा रहा है ऑप्शनल 2.0। और चूंकि पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला कमिटेड है एक्सीलेंस के लिए, बच्चों आपके सिलेक्शन के लिए, और इसलिए हम इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स जो हैं वह आपको आपके विषय का ज्ञान देंगे, आपके ऑप्शनल को कंप्लीट कराएंगे, आपके सिलेक्शन को कंप्लीट कराएंगे। और मैं बुलाना चाहूंगी रजनीश राज सर को, जिन्होंने लाखों बच्चों को पढ़ाया और हजारों बच्चों का सिलेक्शन किया। मैं ऑप्शनल की बाकी जानकारी और ऑप्शनल का कितना महत्व है आपके सिलेक्शन में, इसके लिए रजनीश राज सर को बुलाना चाहूंगी। सर प्लीज। नमस्कार बच्चों, ऑप्शनल शब्द से लगता है कि आप चाहे तो चुने चाहे तो नहीं चुने, लेकिन ये बात नहीं है। आप जनरल स्टडीज के साथ अपनी मर्जी का कोई एक विषय चुन सकते हैं, लेकिन ये अनिवार्य है कि आप समझिए 500 नंबर एक ऐसा फैक्टर है जो आपके प्रिपरेशन को सक्सेस एंड फेलियर के रूप में कन्वर्ट कर सकता है। पर्टिकुलरली यदि आप पिछले 10 वर्षों के रिजल्ट को देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपकी कामयाबी को डिजाइन करने में ऑप्शनल की भूमिका सबसे ज्यादा डिसिसिव रही है। अतः हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि जितने भी प्रोमिनेंट सब्जेक्ट्स हैं, पर्टिकुलरली हिंदी मीडियम की तैयारी करने वाले लोगों के लिए, वो सारे सब्जेक्ट हम लॉन्च करें। और उस सब्जेक्ट के अंदर टीचर जब तक की उम्दा नहीं हो तब तक ऑप्शनल में सही सेवा हो नहीं सकती। जनरल स्टडीज की तुलना में ज्यादा ब्रॉड, ज्यादा डीप और ज्यादा आइडियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड अध्ययन की जरूरत होती है। अतः एक डिफिकल्ट काम होता है इसके लिए उपयुक्त शिक्षक खोजना। पीडब्ल्यू ने काफी खोजबीन कर हिंदुस्तान के उन शिक्षकों को जमा किया है जो शिक्षक अपने अपने फील्ड में अनुभव पर आधारित हैं, ज्ञान पर आधारित हैं, और उनका एक क्रेडेंशियल है कि उन्होंने अपने अपने अध्ययन के दौरान अच्छा रिजल्ट दिया है। इन तमाम शिक्षकों को आज हम एक एक करके आपके सामने इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि ऑप्शनल की पढ़ाई के दौर में हमारी योजना क्या हो। योजना के तहत देखो तो सामान्य योजनाएं होती क्या है। एक तो शिक्षक आपके क्लास में किसी भी टॉपिक को पढ़ाएं तो फ्रॉम बेसिक टू एडवांस ऑर्डर में ले जाएं, वो टीचर अपने क्लास के दौरान कर लेंगे। दूसरी बात क्या होती है कि टीचर जब पढ़ाते हैं तो उनके क्लास के दौरान पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न और आने वाले प्रश्न की संभावना, इन दोनों को इंटीग्रेट कर लिया जाए, वो टीचर करते रहेंगे। इसके बाद क्या है, आपके पास में एक स्टडी मटेरियल होना चाहिए जो अपनी ओर से पीडब्ल्यू आपको उपलब्ध करवा देगा। फिर टीचर जब पढ़ाते हैं, ऑनलाइन अपने आप में एक नई दुनिया है और इसमें पीपीटीज का भी उपयोग होता है। वो पीपीटी आपको क्लास के बाद मिल जाया करेगा। एक नई सुविधा पीडब्ल्यू ने शुरू किया है, वो ये कि क्लास में जो टीचर पढ़ाते हैं उसका जिस्ट तैयार कराया जाता है और वो जिस्ट भी आपको क्लास के बाद में दे दिया जाएगा। और इसके पश्चात दो और बातें महत्वपूर्ण होती हैं। नंबर एक, बच्चे कई दफा नए होते हैं, क्लास के दौरान कई तरह का डाउट उनके दिमाग में रह जाता है। डाउट का समाधान दो तरीके से होता है। एक तो क्लास के दौरान भी आप पूछ सकते हैं, इसकी पूरी सुविधा आपके पास होती है, और उसके बाद फिर क्लास के पश्चात भी, अगले दिन भी, और कोई स्पेशल प्रोग्राम बना के भी आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाता है। डाउट क्लियरेंस के ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोकस होता है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि यदि आपने पढ़ा और लिखा ही नहीं तो आपकी तैयारी अधूरी है। फाइनली चूंकि आपको लिखकर आना है, अतः मेरा एक लाइन में स्टेटमेंट है, लिखोगे तो सीखोगे। और इसीलिए पीडब्ल्यू ने यह प्लान किया है कि हर सब्जेक्ट के अंदर
पढ़ाई के समानांतर रेगुलर टेस्ट चलेगा, जिसमें कोर्स कंप्लीट होते होते 10 टेस्ट हो जाएंगे। इन्हीं तमाम फीचर्स को आप देखो तो हमने इस तरीके से डिजाइन कर दिया है। लाइव क्लासेस, डेली क्लास जिस नोट्स, डेली क्लास पीपीटी, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का एनालिसिस इंटीग्रेटेड रहेगा जब वो लेक्चर ले रहे होंगे, रेगुलर टेस्ट होगा और उसके माध्यम से आपको आंसर राइटिंग सिखाया जाएगा और उसके बाद में रेगुलर डाउट सेशन होगा। तो कुल मिलाकर देखो तो 360 डिग्री अप्रोच है हमारी तैयारी करने का। इसी अप्रोच के साथ मैं तो आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा ही, और अपने बारे में मैं कुछ कहूं तो ये लगता है कि अपने मुंह में मिट्ठू जैसी बात हो जाएगी। हमारे बारे में मंजू जी ने कुछ बता दिया, बाकी हमारे मित्रों से और बाकी हमारे विद्यार्थियों से आप हमारे बारे में जान सकते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ इतनी बात कह सकता हूं कि ऑप्शनल के प्रिपरेशन की प्रक्रिया हम लोगों ने दिसंबर जनवरी में आरंभ कर दिया था, और उस दौरान आप लोगों ने जो प्यार दिया और जो भरोसा दिखाया वो बहुत उत्साहवर्धक था। इस बीच में आप लोगों ने न सिर्फ हम लोगों को मनोबल दिया, बल्कि एक मांग लगातार उठती रही कि सर अब दूसरा बैच कब आएगा। जो बच्चे जनरल स्टडीज में पढ़ रहे हैं वो अभी ऑप्शनल में यदि इनरोल नहीं हुए हैं तो उनके बीच से विशेष तौर पर ऐसी मांग हो रही थी। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमने ये डिसाइड किया है कि अप्रैल लास्ट वीक से लेके मई के मिड तक हम लोग 5 सब्जेक्ट्स जो हिंदी माध्यम में विशेष रूप से पॉपुलर हैं उनका क्लास शुरू करते हैं ऑप्शनल 2 के रूप में। सबसे पहला क्लास जो शुरू होगा अप्रैल के लास्ट वीक में वो पॉलिटिकल साइंस का होगा। उसके बाद फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और हिंदी मई 1 के दिन आरंभ होगा, और फिर 15 मई के दिन शुरू होगा सोशियोलॉजी। ध्यान ये रखने लायक बात है कि ऑप्शनल के लिए हम लोगों ने जो टीम चुना है वो टीम बहुत गुणी है, ज्ञानी है, अनुभवी है, सक्षम है। ये सब बातें तो मैंने आपके सामने रख ही दिया। अब मैं उन टीचर्स से आपका परिचय कराता हूं। आप देखेंगे कि हमारे टीचर्स आदर्श सर हैं जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, बहुत चर्चित और बहुत ही लोकप्रिय शिक्षक हैं। आप देखेंगे कि हमारे ऑप्शनल सोशियोलॉजी के जो सर हैं गौतम सर अपने आप में सोशियोलॉजी के हस्ताक्षर हैं, और सोशियोलॉजी के मामले में आप कह सकते हैं कि उन्होंने इसे एक नया डायमेंशन दिया। इसके बाद आप देखोगे कि राजेश सर ज्योग्राफी के शिक्षक हैं। राजेश सर आज के डेट में पीडब्ल्यू के सबसे लोकप्रिय शिक्षकों में से, और ज्योग्राफी के मामले में हम कह सकते हैं कि ये निष्णात हैं। इनसे ज्योग्राफी पढ़ने के बाद आपका ज्योग्राफी के प्रति भरोसा बढ़ जाएगा। और फिर अरविंद सर हिंदी साहित्य के वो शिक्षक हैं जिनके बारे में मैं ये कह सकता हूं कि बहुत लोग हो सकता है कि कवि होंगे, ये अपने आप में कविता है। और इस तरह के शिक्षकों की यदि सहायता आपको मिले तो आप इस बात को लेकर आश्वस्त हो सकते हैं कि यूपीएससी होगा बहुत कठिन, लेकिन कठिनाई है तो क्या, कोशिश होगी और सही मार्गदर्शन में होगी तो कामयाबी भी होगी। आपको कामयाब बनाने के लिए इतना ही काफी नहीं है कि आप परिश्रम करते हैं और आपके शिक्षक अच्छे हैं। एक और बात बहुत जरूरी है कि आपका शिक्षक आपके लिए परिश्रम करे। हम आपको ये यकीन दिलाते हैं कि आप हमारे साथ परिश्रम करिए, हम आपसे ज्यादा परिश्रम करेंगे। इस वादे के साथ अब मैं एक एक शिक्षक को आपके सामने में इनवाइट करना शुरू करता हूं, और इस क्रम में बुलाता हूं मैं डॉक्टर आदर्श सर को। सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर मैं कुछ आपके बारे में बता दूं पहले। माय प्लेजर।
आदर्श सर के बारे में देख लीजिए कि उनका क्रेडेंशियल क्या है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपके सामने में रखा हुआ है। मैं सिर्फ एक बात जानता हूं कि आदर्श सर 20 वर्षों से यूपीएससी के क्षेत्र में अलग अलग तरीके से अपनी सेवा दे रहे हैं। ये न सिर्फ विषय के विशेषज्ञ हैं, बल्कि ये कई किताबें लिख चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट तक प्रैक्टिस किया है, जनरल स्टडीज एंड ऑप्शनल दोनों ही सब्जेक्ट्स में महारत के साथ में इन्होंने बच्चों को गाइड किया है। मैं इनके सामने में बोलने में सहज नहीं हूं, लेकिन इनके बच्चे और हमारे बच्चे कई कॉमन होते हैं, क्योंकि हम लोग जीएस भी पढ़ाते हैं। तो उस फीडबैक के आधार पर मैं कह सकता हूं कि आप बहुत सही और सुरक्षित हाथों में हो। सर थैंक यू सर। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो मैं पीएसआईआर सब्जेक्ट में आपके साथ जुड़ूंगा। राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर हम लोग चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। बहुत डिटेल में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन नहीं करेंगे, बहुत संक्षेप में चर्चा करेंगे। ये पूरा सब्जेक्ट 4 खंडों में बटा होता है, जिसमें हम लोग राजनीति विज्ञान के सिद्धांतों की चर्चा करते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी की चर्चा करते हैं, इंडियन पॉलिटिक्स भारतीय राजनीति के विषय में पढ़ते हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यानी तुलनात्मक राजनीति के विषय में पढ़ते हैं, और चौथी बात अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की चर्चा करते हैं। तो पूरा का पूरा विषय ये 4 खंडों में बटा है, और इन 4 खंडों में जो 2 पार्ट हैं, जिसमें इंडियन पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन यानी भारतीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये प्योर एंड प्योर जनरल स्टडीज का पार्ट है, पेपर 2 का पार्ट है। तो मेन एग्जामिनेशन में आप जो पेपर 2 में पढ़ते हैं इंडियन पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन, ये इसी का एक्सटेंशन है। या आप यूं कह सकते हो कि अगर आपने पीएसआईआर के अंतर्गत इन दोनों टॉपिक को पढ़ लिया तो जनरल स्टडीज के रूप में अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं रह जाती है। हाँ, जीएस में पढ़ना जरूरी है, लेकिन जब आप जीएस में पढ़ते हो तो ये रिवीजन होता है, तो ये आपको बेनिफिट देगा पीएसआईआर में। इसके बाद रही बात पॉलिटिकल थ्योरी और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के को लेकर के आपके मन में संदेह हो सकता है कि ये तो थॉट और थ्योरी का विषय है, नो डाउट, लेकिन बहुत ही रुचिकर है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। प्लेटो, अरस्तु, इन सब के बारे में अगर आप समझ रखते हैं तो आपका पेपर 4 कवर हो जाता है। तो अगर किसी आप चर्चा को सुनते हैं, अगर आप पेपर को पढ़ते हैं और अगर आप इन सारी आइडियोलॉजीज को समझते हैं तो आपका इंटेलेक्ट बढ़ जाता है, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल स्ट्रांग हो जाता है। तो ये पूरा विषय न केवल आपके देश और दुनिया, आपको देश और दुनिया की समझ विकसित करता है, बल्कि ये पूरा का पूरा विषय आपके इंटेलेक्चुअल लेवल को इंक्रीज कर देता है। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग क्लासरूम के अंदर, और क्लास के अंदर हम लोग लाइव क्लास, जैसा कि सर ने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि लाइव क्लास के साथ साथ हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर भी करते रहते हैं। जो हम क्लास में पढ़ाते हैं वो पीपीटी भी आपको शेयर कर दी जाएगी, जिस्ट भी आपको मिल जाएगा, और एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज के साथ 360 डिग्री के साथ, जैसा कि सर ने एक्सप्लेन कर रखा है, हम लोग क्लास में पूरी की पूरी पीएसआईआर की प्रिपरेशन करेंगे। तो ठीक है, क्लास के दौरान मिलते हैं। ऑल द बेस्ट। और अब मैं आप लोगों के सामने में एक दूसरे सब्जेक्ट के बारे में सामान्य सी बात पहले कहूंगा, उसके बाद उसके शिक्षक को बुलाऊंगा। समाज एक ऐसा प्रयोगशाला है जहां पर कि सभी विचारों, सभी ऐतिहासिक घटनाक्रमों, सभी राजनीतिक घटनाक्रमों और अर्थतंत्रीय परिघटनाओं का प्रयोग होता रहता है, जो न सिर्फ बहुत ही रुचिकर है, बहुत ही अप्लाइड है और बहुत कॉन्सेप्चुअल भी है। अतः यह सब्जेक्ट पढ़ना आपको अच्छा लगेगा, एक तो ये बात सही है, लेकिन यदि आप कुशल शिक्षक के माध्यम से पढ़ेंगे तो आपको उस गहराई में ठीक से उतरने का मौका मिलेगा जो गहराई यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करती है। इसी तरीके के एक गहरे शिक्षक को मैं इनवाइट करता हूं, गौतम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बच्चों, मैं समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय के रूप में लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। थोड़ा सा आज विषय के बारे में हम लोग चर्चा करें। नाम से स्पष्ट है, समाज शास्त्र, समाज का विषय, समाज का विज्ञान, एक ऐसा विषय जिसके बारे में शायद ज्ञान हमें कक्षा में आने से पूर्व भी होता है, क्योंकि हम सभी एक सामाजिक प्राणी हैं और समाज के बारे में, सामाजिक संस्थाओं के बारे में हमारी थोड़ी बहुत सामान्य जानकारी होती है।
जब हम बात करें यूपीएससी में वैकल्पिक विषय के रूप में समाजशास्त्र की, तो यहां पर आयोग की मंशा क्या है आपसे? आयोग आपसे एक विशेषज्ञ ज्ञान की रिक्वायरमेंट रखता है इस विषय को लेकर। यानी जो चीजें आप सामान्य जीवन में, जैसे विवाह, परिवार, नातेदारी, समाज, सामाजिक संस्थाएं, धर्म, इन सब के बारे में जो आप सामान्य जनजीवन में आप जिसको जानते हैं, उसकी अवधारणात्मक स्पष्टता के साथ आपको यहां जाननी है। सोशियोलॉजी विषय 2 खंडों में बटा है। जो पहला खंड है जिसमें हम समाजशास्त्र एक विषय के रूप में कैसे आया, इसकी प्रकृति क्या है, इसकी मेथोडोलॉजी क्या है, कुछ सामाजिक विचारकों के बारे में जानते हैं। जैसे इसमें कुछ थिंकर्स वगैरह आपको पढ़ने होते हैं। छात्रों में एक आम धारणा यह है कि समाजशास्त्र में थोड़ा हमें थिंकर पढ़ना होता है, और उस थिंकर को लेकर बच्चों के मन में थोड़ी डाउट्स रहती है कि पता नहीं थिंकर को समझ में आया जाएगा, या इसको पढ़ा जाए तो कैसे इस समझ में आएगा या नहीं आएगा। बच्चों, ये बड़ा ही रुचिकर है। अगर एक बार आपने जितने भी वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट हैं, जैसे 6 इसमें पाश्चात्य समाजशास्त्री आपके सिलेबस में शामिल किए गए, कार्ल मार्क्स, इमाइल दर्खाइम, मैक्स वेबर, टॉलकॉट पार्सन्स, रॉबर्ट किंग मर्टन और मीड, ये 6 थिंकर हैं। बस आपको कुछ थिंकर के बारे में अलग से पढ़ना है इन 6 थिंकर के अलावा, यानी कुल मिलाकर 10-12 थिंकर आपको पढ़ने हैं। तो ये नहीं सोचना है कि हमें इस विषय में खाली समाजशास्त्रीय विचारकों के विचार ही पढ़ने हैं। तो पेपर 1 जो है कंसेप्चुअल है। कंसेप्ट अगर एक बार आपकी समझ बैठ गई, अगर आपने अवधारणाओं को समझ लिया, तो उसको रटने की जरूरत नहीं है। यदि बात करूं मैं पेपर 2 की, तो पेपर 2 भारतीय समाजशास्त्र को समर्पित है, जिसमें भारतीय सामाजिक संस्थाएं, भारतीय समाजशास्त्र के कुछ विचारकों के बारे में आपको पढ़ना है। और पेपर 2, मेरा विश्वास करें आप, आपके सामान्य अध्ययन के कई खंडों में बेहद ही उपयोगी है। यदि मैं बात करूं जीएस के प्रश्न पत्र 1 में, तो भारतीय समाज को आप उठाकर देख लें, पूरा का पूरा सोशियोलॉजी से वो कवर हो जाएगा। सामाजिक न्याय खंड में अति संवेदनशील वर्ग, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे विषय, आपको वहां भी समाजशास्त्र एक अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। यदि बात करूं मैं पेपर 3 में आंतरिक सुरक्षा में, तो वहां भी नक्सलवाद, क्षेत्रवाद या वामपंथी उग्रवाद जैसे विषय आपको टॉपिक दिए गए हैं पढ़ने को। वहां भी सोशियोलॉजी आपको एक इंसाइट देगा। पेपर 4 में भी आपको सामाजिक मूल्य पढ़ना है और कुछ जो है समाज के परिप्रेक्ष्य में इनके बारे में पढ़ना है, तो वहां भी समाजशास्त्र आपके लिए एक बेहद उपयोगी सब्जेक्ट के रूप में सिद्ध होगा। यही कारण अगर आप देखें तो विगत वर्षों में इस विषय की लोकप्रियता अन्य विषयों की तुलना में थोड़ी बढ़ी है। जैसे अगर आप यूपीएससी के एनुअल रिपोर्ट का अगर मैं हवाला दूं, तो आप देखोगे कि सर्वाधिक छात्र पीएसआईआर ज्योग्राफी के बाद सबसे ज्यादा छात्र सोशियोलॉजी से मीन्स लिख रहे हैं, और इसमें सिलेक्शन की जो रेशियो है वह भी तुलनात्मक रूप से बेहतर है। तो बच्चों, डिटेल हम लोग क्लास में बात करेंगे। मैं कैसे पढ़ाऊंगा, किसी भी विषय को पढ़ाने से पूर्व मैं आपको उस विषय से, उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको अवेलेबल कराऊंगा। क्लास में डिटेल हम लोग डिस्कशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, डिक्टेशन दूंगा मैं, ताकि आपका एक विधिवत नोट्स बन जाए, और फिर उसके बाद हम लोग प्रोबेबल क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं कि यह जो विषय है आपको रुचिकर लगेगा। डिटेल के लिए कक्षा में मिलते हैं। उम्मीद करता हूं कि यह विषय पीडब्ल्यू के मंच से इस विषय के साथ मैं आपके साथ बेहतर रूप में न्याय कर पाऊंगा, और डिटेल कक्षा में बात होगी। ठीक है मित्रों, धन्यवाद। साहित्य के बारे में कहा जाता है कि वह समाज का दर्पण होता है। इतिहास और साहित्य का एक बड़ा ही गहरा नाता है। हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो उसे जानने के लिए साहित्य को स्रोत के तौर पर इस्तेमाल में लाते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इतिहास में सिर्फ और सिर्फ पात्र और डेट सच्चे होते हैं, बाकी कहानियां झूठी, और साहित्य में सिर्फ और सिर्फ डेट और पात्र काल्पनिक होते हैं और कहानियां सच्ची होती। दूसरी बात यह है कि एक ऐसा विषय जिसमें भाषा भी है, भाषा का व्याकरण भी है, और साहित्य का रस भी है, सभी प्रकार के रस, और ऊपर से विषय भी लोकप्रिय। हिंदी माध्यम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एक ऐसा विषय जो उसे कंसिस्टेंटली ऑप्शनल में अच्छा नंबर देता रहा है, और यदि सब्जेक्ट अच्छा है तो इतना काफी होगा क्या? बिल्कुल नहीं। आपको उसमें
दम लगाना पड़ता है। लेकिन आपका दम तब ज्यादा कारगर होगा जबकि आपके साथ एक दम लगाने वाला शिक्षक भी हो। और ऐसे ही एक शिक्षक को मैं आपके सामने इनवाइट करता हूं। आइए अरविंद जी। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश सर। और पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला पर मुझे सुनने वाले और पहले बैच में जो मुझसे हिंदी साहित्य पढ़े हुए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो अपार स्नेह दिया, आपने जो दुलार दिया और सम्मान दिया, इससे जो जोश भरा हुआ है, जो उत्साह आया है, आपने जिस तरीके से प्रोत्साहित किया है, सच पूछिए तो दोस्तों पढ़ाने के लिए फिर से जज्बा एक बार जाग गया है। लग रहा है कि वो 20 साल पुराना शिक्षक नहीं हूं बल्कि अभी अभी मेरा जन्म हुआ है। रजनीश सर जैसे इतिहासविद से मुझे लगता है कि इतिहास के आप हेरोडोटस हैं, और उनके मुंह से जब अपने विषय में तारीफ सुना तो अब थोड़ा थोड़ा लगने लगा है कि मैं भी साहित्य का छोटा मोटा शिक्षक हूं सर। लेकिन आपका जो स्नेह सम्मान है उसने कुछ इस प्रकार के विश्वास को जन्म दिया है कि कहीं अगर मुझ में कमी रह भी जाए तो उसको सुधारूं, उस पर फिर से मेहनत करूं और पुनः उस पर विचार करके आपके आगे उसके लिए उत्पादक चीजों को रख सकूं। दोस्तों साहित्य के विषय में बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं, और सर ने तो पहले ही बता दिया, साहित्य समाज का दर्पण है और उसके आगे दीपक भी है। आपको कामायनी की एक पंक्ति सुनाना चाहता हूं। जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी, आपके सिलेबस में है कि एक तुम और यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमन, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतना। हिंदी साहित्य एक ऐसा विषय है कि आप इसमें जितना कर्म करेंगे उतना आपको कर्म फल मिलेगा, अतिरिक्त भी मिलेगा। यानी कर्म का भोग तो मिलेगा ही, और आपके कर्म से आपकी आने वाली जो पीढ़ी है वो भी उत्साहित होगी, प्रेरित होगी। एक ऐसा विषय है जिसमें कम मेहनत और अधिक उपलब्धि मिलती है, कर्म फल अधिक मिलता है। हिंदी साहित्य के चारों खंडों को कैसे पढ़ाएंगे इस पर तो अभी बात करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि बहुत रुचिकर विषय है, अपनी एक रणनीति होती है। मेरे मार्गदर्शन में और आपके सहयोग से हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे इसे कक्षा के दौरान देखेंगे। लेकिन ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप बढ़ते जाइए, और रजनीश सर का एक पुराना डायलॉग कि आप मेहनत कीजिए, हम आप पर आपसे अधिक मेहनत करेंगे। धन्यवाद दोस्तों आज एक और सब्जेक्ट का लॉन्च हो रहा है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट, क्योंकि कुछ पर्सनल रीजन रहा है तो इस वजह से राजेश सर आज आपके सामने में उपस्थित नहीं हो सके हैं। उनका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, और ज्योग्राफी के बारे में क्या कहना कि आप यदि ज्योग्राफी नहीं जानते हैं तो आप मोटे तौर पर कोई विषय नहीं समझ सकते। एक ऐसा सब्जेक्ट जो जीएस के लिए भी उतना ही वाइटल है जितना कि ऑप्शनल के रूप में कंट्रीब्यूटिंग है, पीटी के लिए भी उतना ही निर्णायक है जितना कि मेंस के लिए, और उतना ही योगदान उसका एसे में भी होता है। तो बहुत ही उपयोगी सब्जेक्ट है और बहुत ही उम्दा शिक्षक है। इनके स्टूडेंट्स इनके बारे में बताएंगे, दूसरे आदमी कुछ भी बोले, सबसे बड़ा प्रमाण पत्र होता है कि किसी भी शिक्षक के बारे में उनके पढ़े हुए विद्यार्थी क्या बोलते हैं। आप सैकड़ों हजारों संख्या में उनसे पढ़ रहे हैं, अतः मैं सिर्फ एक ही बात कह सकता हूं कि 1 मई से ज्योग्राफी ऑप्शनल बैच नए सिरे से आरंभ हो रहा है। उस बैच में आप सब लोगों का भव्य स्वागत हो। और अब कुछ बातें मैं अपने विषय के बारे में भी कर लेता हूं। इतिहास एक ऐसा विषय है जिसके बारे में सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इतिहास कोई विषय ही नहीं है। हिस्ट्री इज अ डिसिप्लिन ऑफ स्टडीज, एक खास तरीके से पढ़ा जाने वाला एक डिसिप्लिन है। इसमें आप किसी भी एक देश और एक काल के इकोनॉमी, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, कल्चर सब पढ़ते हैं। इतिहास जनरलिस्ट का सब्जेक्ट है, और एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें वही अच्छा कर सकता है जो इन सारे विषयों को जोड़कर विषय की समझ बनाता है, जो निरंतरता के साथ परिवर्तन को पकड़ लेता है।
और चूंकि मानविकी का सब्जेक्ट है, ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट है, और ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट में एक ही विषय के ऊपर लिखने वाले अनेक लोग होते हैं, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस के बीच से यदि आप इंफॉर्म्ड एंड लॉजिकल डिसीजन मेकिंग कर सके तो आप अच्छा लिख पाइएगा। कहते हैं कि इन ह्यूमैनिटी नोबडी एंजॉयज द लग्जरी ऑफ स्पीकिंग द गॉस्पेल ट्रूथ। कोई भी व्यक्ति अंतिम वचन बोलने का विलास नहीं भोग सकता ह्यूमैनिटी। ये बात उतनी ही हिस्ट्री पे भी लागू होती है जितनी कि सोशियोलॉजी के ऊपर या पॉलिटिकल साइंस के ऊपर या हिंदी के ऊपर अथवा ज्योग्राफी आदि किसी भी विषय के ऊपर। यदि वो ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है तो ये बातें लागू होती है। अतः यदि आप सब्जेक्ट को पढ़ें तो इस तरीके से पढ़ें कि कोई भी टॉपिक के ऊपर किसी के भी द्वारा लिखी गई कोई बात आपने पढ़ा तो आप समझिएगा कि वो हिस्टोरियंस ओपिनियन एंड हिस्टोरियंस अप्रोच है, वो अंतिम हिस्ट्री नहीं है। इसीलिए आप यदि ऑप्शनल के क्वेश्चंस को देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस पूछा जाता है टिप्पणी करें, यानी एक स्टेटमेंट दे दिया गया जो किसी विचारक का स्टेटमेंट है, उसके ऊपर आपकी टिप्पणी मांगी गई, यानी कि विचारों में मतभेद का स्पेस है। या आपसे पूछा गया निर्धारण करें, इवेल्युएशन करें, विवेचना करें, तार्किक समीक्षा करें, तो इसका मतलब है कि हर जगह मतभेदों के बीच से गुजरते हुए अपना मत डेवलप करना पड़ेगा आपको। ये तो बात ऑप्शनल के पैटर्न की हो गई। और जहां तक इसके महत्व की बात है तो हिस्ट्री आपके लिए ऑप्शनल के अतिरिक्त कहां कहां उपयोगी है। आप यदि जनरल स्टडीज के प्रीलिम्स के कोर्स को देखेंगे तो 18 से 20 क्वेश्चन इनवेरिएबली हिस्ट्री एंड कल्चर सेक्शन से आता रहता है। यानी आपने यदि हिस्ट्री एंड कल्चर की ठीक से पढ़ाई कर लिया तो आप एक निर्णायक बढ़त पीटी में ले सकते हैं। मेंस के पेपर 1 में हिस्ट्री एक महत्वपूर्ण सेक्शन है। दूसरी बात यह है कि सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड एथिक्स, ये 3 ऐसे विधान हैं विषयों के जिनके साथ की हिस्ट्री का अन्योन्याश्रय नाता। आप यदि सोशल इश्यूज को ठीक से समझना चाहते हैं, बिना हिस्ट्री समझे नहीं हो पाएगा। आप यदि पॉलिटी को ठीक से समझना चाहते हैं तो आप ये समझिए कि आपका संविधान आपके राष्ट्रीय आंदोलन की उपलब्धि है। जो राष्ट्रीय आंदोलन को नहीं समझेगा क्या वो संविधान समझ पाएगा? और आप जिन आदर्शों के आधार पर अपना संविधान बनाए हैं उन आदर्शों को आप विश्व इतिहास में पढ़ते हैं। इसके बाद आप देखो कि इंटरनेशनल रिलेशन आज का जो आपका पूछा जाता है उसका बैकग्राउंड आपका वर्ल्ड हिस्ट्री तैयार करो। 2000 ईस्वी तक का वर्ल्ड हिस्ट्री आपके सिलेबस में ऑप्शनल में आता है और उसके बाद वाला करंट के साथ में लिंक हो जाता है। तो हिस्ट्री कैन गिव यू एन एक्स फैक्टर कि जिसके आधार पर आप यदि जीएस की तैयारी करेंगे तो आपकी बातों में गहराई आएगी। वो गहराई ही तो नंबर दिलाएगी। और जहां तक एथिक्स की बात है तो आपको एक रोचक बात बताता हूं। प्राचीन भारत के दौरान ज्ञान की सिर्फ 2 विधाएं थी, विज्ञान और नीति, और इतिहास वगैरह उसी नीति का हिस्सा हुआ। यदि आप इतिहास नहीं जानते हैं तो कम से कम भारतीयों का नीति शास्त्र जान ही नहीं सकते। भारत के अध्ययन की प्रणाली में इतिहास नीति शास्त्र का हिस्सा। और यदि आप आगे के भी नीति शास्त्रीय अध्ययन की ओर जाएंगे तो आपको यह पता चले कि चाहे मध्यकाल के भक्ति संत हों, चाहे आधुनिक काल के राजा राम मोहन राय से लेकर विवेकानंद से होते हुए महात्मा गांधी और राधा कृष्णन हो, इन सब का दार्शनिक कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री के साथ में लिंक होकर डेवलप होता है। यदि आप इतिहास समझते हैं तो आप एथिक्स के लिए बहुत ही प्रॉपर केस हो जाते हैं। आप पढ़ते हैं परसुएशन। आप एक बात बताइए कि महात्मा गांधी से ज्यादा बड़ा कोई परसुएडर हुआ है, या कि कोई सरदार वल्लभ भाई पटेल से ज्यादा बढ़िया परसुएशन कर सकता है? क्या भगत सिंह से अच्छा परसुएशन करना संभव है? क्या गांधी से ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंट कोई हुआ है? आप यदि एथिक्स के टर्मिनोलॉजी को ठीक से समझ लीजिए और हिस्ट्री में यूज करिए तो हिस्ट्री का नंबर बढ़ जाए, और इतिहास के उदाहरणों के साथ में एथिक्स के ऊपर लिखिए तो एथिक्स में नंबर बढ़ जाए। इसलिए सब्जेक्ट बहुआयामी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
कि इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कि एंशिएंट एंड मिडिवल आपको पीटी में पढ़ना है, कल्चर मॉडर्न एंड वर्ल्ड आपको मेंस में पढ़ना है। यदि आपको इतना पढ़ना ही है तो फिर सिलेबस बड़ा होने का जो एक स्टेटमेंट हिस्ट्री के बारे में दिया जाता है वो स्टेटमेंट एक छद्म हो जाता है, एक धोखा हो जाता है। यदि आपके पास में जीएस के हिस्ट्री को न पढ़ने का विकल्प होता तो सिलेबस बड़ा है कि छोटा है का डिबेट हो सकता, लेकिन जीएस और ऑप्शनल के बीच के रिलेशन को देखोगे तो लगेगा ये तो 2 in 1 का फॉर्मूला है। अतः आप हमारे सब्जेक्ट के साथ में जुड़िए और सब्जेक्ट के अंदर किस प्रकार से सेवा दी जा सकती है मैंने उसका ऑलराउंड फ्रेम बता दिया है। सारे शिक्षक एक ही पैटर्न पे पढ़ाते हैं, तो मैंने जो 360 डिग्री अप्रोच बताया था वही अप्रोच मेरा भी, बस इतना ही। अब इसके साथ मैं चाहता हूं कि जब मैं इस कार्यक्रम को समाप्त कर रहा हूं तो हमारी सारी टीम एक साथ आपके सामने आए और सब लोग अपनी ओर से आपको शुभकामनाएं दें। मैं स्वागत करता हूं सारे शिक्षकों का। आइए सर। बच्चों, PSIR ऑप्शनल 24 अप्रैल से शुरू होगा। तो 24 अप्रैल को शाम को 3 से 5 हम लोगों की क्लास का शेड्यूल रहेगा। तो 3 से 5 24 अप्रैल को मिलते हैं क्लास में। थैंक यू दोस्तों, हम लोग 1 मई से फिर से हिंदी साहित्य ऑप्शनल की शुरुआत करने जा रहे हैं। 1 मई दोपहर 1 से 3 के बीच इसकी पुनः शुरुआत करेंगे हम लोग। स्वागत है आप सभी का। समाजशास्त्र ऑप्शनल आपका 15 मई से स्टार्ट हो रहा है। टाइमिंग हमारी वही होगी जो प्रीवियस बैच में थी, 3 से 5, यानी प्रतिदिन मंडे टू फ्राइडे 3 से 5 सोशियोलॉजी ऑप्शनल स्टार्ट होगा। और मेरा सब्जेक्ट शुरू हो रहा है 1 मई के दिन 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में। थैंक यू सो मच सर। सो फ्रेंड्स, आप सभी अपने ऑप्शनल के एक्सपर्ट से मिल चुके हैं। मेंस पे अपने सिलेक्शन और सफलता के लिए तैयार हो जाइए। थैंक यू सो मच।